हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, उसके जो पार्ट बी है उसकी थ्योरी हमने स्टार्ट कर ली थी। बेसिकली हमने डिस्कस किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के टॉपिक्स हैं जिसमें जनरल ट्रेंड्स आते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर लिया था कि इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कौन सा आपका एस ब्लॉक है, कौन सा पी ब्लॉक है, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं आपके, कौन सा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेन एंड एक्टिनेट्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में बेटा हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। आज के वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि इनका जो ट्रेंड है वो कैसा है। ट्रेंड का मतलब होता है कि अगर इसके एटॉमिक साइज के बारे में बात की जाए तो ग्रुप वाइज उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है, पीरियड वाइज देखेंगे तो कैसे वो चेंजेस दिखने को मिलेंगे। अगर मैं रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ग्रुप वाइज में क्या चेंजेस आते हैं, पीरियड वाइज जाएंगे तो क्या चेंजेस आते हैं। लेकिन इसमें मैं दो वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, ग्रुप एंड पीरियड। पहले इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स को रखे गया था वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाता है। प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। अब तक जितने भी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़े थे उनके अंदर जब भी हम अरेंज कर रहे थे अपने एलिमेंट्स को तो उनके अंदर जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उनको रखा जाता था। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्यों रखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसा क्यों किया था, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अभी मैं सिर्फ आपको सीधा लेके चल रहा हूं इसके बारे में। हाँ जी, तो जो मैंने आपको कह रहा था कि यहाँ पर आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और इसके हिसाब से उनके अंदर पीरियोडिसिटी दिखाई देती है। इन टोटल इनको अरेंज किया जाता है 18 ग्रुप्स के अंदर। अब ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, ये जो वर्टिकली आप ये देख रहे हो ना, ये जो कॉलम्स आप देख रहे हो इनको ग्रुप्स कहा जाता है। अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 18 ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। और हॉरिजॉन्टली अगर आप इनको चेक करो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो हॉरिजॉन्टल में अगर मैं इसको स्टडी करूं तो इनको पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको पीरियड कहा जाता है। और हमने आज यही देखना है कि ग्रुप वाइज जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तो कैसा ट्रेंड मुझे दिखाई देता है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाता हूँ तो उस टाइम मेरे अंदर जो बेसिक प्रॉपर्टीज है डिफरेंट डिफरेंट, चाहे मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात करूँ, ठीक है, चाहे मैं साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इनके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं आज हमने वही स्टडी करना है। तो जल्दी जल्दी से एक एक करके स्टडी करते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब हमें बात करनी है बेटा कि ग्रुप के अंदर ये जो चेंजेस है हमें कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर है नंबर ऑफ शेल्स का। देखिए, हमें एक बात जो दिखाई देती है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है, वो ये दिखाया जाता है कि अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो हर एक एलिमेंट के साथ जो नंबर ऑफ शेल है वो आपके इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करता हूँ इसमें एक शेल होगा, अगर मैं लिथियम की बात करूंगा तो उसमें दो शेल्स होंगे, अगर सोडियम की बात करूंगा तो तीन शेल्स होंगे। ऐसे करते करते जैसे जैसे नीचे आता हूँ तो एक एक शेल आपका हमेशा बढ़ता जाता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ शेल ऑलवेज इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन द ग्रुप। तो ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, दूसरा हमारा पॉइंटर है, हमने जो बात करनी है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे फ्लोरीन का एग्जांपल लूं तो इसमें दो शेल्स होंगे। अच्छा, फ्लोरीन में दो शेल्स क्यों है ये भी दिखा देता हूँ। देखिए, फ्लोरीन जो है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ देख रहे हो, ये आपके सेकंड पीरियड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो बेटा जो जिस पीरियड में लाई करता है ना उतने ही शेल उसके अंदर होते हैं। जैसे फ्लोरीन के अंदर दो शेल होंगे, हमारे क्लोरीन के अंदर यहाँ पर तीन शेल होंगे क्योंकि ये तीसरे पीरियड के अंदर लाई करता है, राइट। तो ये बात हमेशा आपने समझनी है। तो देखिए, फ्लोरीन के दो हो गए, क्लोरीन के तीन हो गए, लेकिन इन सब की खास बात क्या है? इन सब की खास बात ये है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हमने इसमें से क्या सीखा? हमने इसमें से ये सीखा कि जब हम ग्रुप वाइज नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल तो आपका एक एक करके इंक्रीज करता है, लेकिन उन शेल्स पे
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर एज यू मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मेन सेम। ठीक है जी, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। फिर आता है बेटा हमारे पास वैलेंसी। देखिए वैलेंसी को अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको बताया, तो बेटा वैलेंसी का मतलब होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर। मतलब ये कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हर एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी में लाना चाहता है। ये स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं स्टेबल है? क्योंकि स्टेबिलिटी में लाने के लिए उनके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेट है। मतलब जब तक कोई एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाते वो स्टेबल नहीं होता। ये हमें आइडिया कहाँ से मिलता है? ऑब्वियस नोबल गैसेस गैसेस से मिलता है। ये नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो वो इनर्ट है नेचर के अंदर, मतलब वो किसी से साथ रिएक्ट नहीं करते, हाईली स्टेबल इन नेचर है। तो हर एक एटम अपने आप को चाहता है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसी हो जाए, जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वैसी हो जाए। अब उसके लिए क्या करते हैं एटम्स? अब देखिए एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास सोडियम है, सोडियम का नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 281 हो जाएगा। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो सोडियम जो है अपने आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगर उसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या तो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो बेटर ऑप्शन क्या है? लूज करना। ठीक है ना? तो क्योंकि ये करते वक्त ये सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रहा है, इसी वजह से यही इसकी वैलेंसी हो जाती है। कई बार ना वैलेंसीज देखो मेटल के अंदर तो, मेटल्स के अंदर तो आप कह सकते हो कि जितने उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उनकी वैलेंसीज है। लेकिन जब आप नॉन मेटल के बारे में आ जाते हो ना, हमेशा एक बात याद रखना। नॉन मेटल में जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ क्लोरीन का, यहाँ पे ठीक है, क्लोरीन का एग्जांपल देता हूँ। 17 नंबर होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा तो 287 आएगा। अब देखो अगर इसने अपने आप को स्टेबल करना है तो स्टेबल करने के दो तरीके, या तो अपने वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे 7 इलेक्ट्रॉन्स को, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बना ले। राइट, एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना ले तो जाकर ये अपना स्टेबल हो सकता है। ऑब्वियस है ना कि लॉजिकली आप देख सकते हो कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को देने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन को ले लेना। राइट, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेता, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है। सो क्योंकि अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 1 है। ठीक है, तो वैलेंसी समझने का मतलब वैलेंसी को समझो। वैलेंसी का बेसिकली मतलब होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियर या स्टेबल एटम, नॉट न्यूक्लियर, स्टेबल एटम। तो ये इंडिविजुअली क्या है? अनस्टेबल है। अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो यूज करते हैं, चाहे वो मतलब डोनेट करने में चाहे वो रिसीव करने में, वही उनकी वैलेंसी कही जाती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके आउटर मोस्ट शेल में मान लो 1 से लेके 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 4 के बाद अगर 5 या 6 या 7 अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको 8 में से माइनस करना होगा। जब आप उसको 8 में से माइनस करोगे वही उसकी वैलेंसी जो है वो कहलाई जाती है। ठीक है, तो प्लीज ये बात समझने की कोशिश करें। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा डाउन द ग्रुप। एक कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप उठा लो, चाहे ग्रुप 1 ले लो चाहे आप ग्रुप 2 ले लो, क्योंकि उनके सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैं पहले एल्कली ग्रुप मेटल की ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फर्स्ट ग्रुप। अगर मैं इस फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करता हूं तो इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इन सभी की वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ग्रुप वाइज देखा जाए तो सभी की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। तो अभी तक हमने बेटा 3 बातें सीखी हैं, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को रिकॉल करें। नंबर 1 हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप वाइज, तो हमें ये दिखता है कि जो साइज है, साइज नहीं बोलूंगा, साइज बाद में बात करूंगा, नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ते जाते हैं। राइट, नंबर 2 हमने ये देखा कि चाहे नंबर ऑफ शेल्स आपके बढ़ते हों बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्योंकि सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं इसलिए सभी की वैलेंसी क्या होती है? सेम होती है। जैसे कि इस केस में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 1 है, इसी वजह से बेटा इन सब की वैलेंसी भी 1 1 हो जाती है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड। अब हम बात करेंगे बेटा इसके तीसरे पॉइंट की, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। देखिए बात क्या होती है, पहले तो ये समझिए बेटा कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं
वो डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बात करूं तो उन सब के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनकी लगभग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब हुआ? एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं पहले ग्रुप के बारे में ही बात कर रहा हूँ, हम जानते हैं इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन दे देने की टेंडेंसी को मेटेलिक करैक्टर कहा जाता है, मतलब उसका मेटेलिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को देकर पॉजिटिव आयन बन जाए। बेटा जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट ग्रुप के जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को दे सकते हैं। लेकिन जो एलिमेंट आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, कम एनर्जी से, मतलब कम एनर्जी देनी पड़े और फिर भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे, उसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में जाता हूं मुझे ये देखने को मिलता है बेटा कि जैसे लिथियम और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू लिथियम। साइज छोटा है लिथियम का, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे जो इफेक्ट है, मतलब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लिथियम के लिए। लेकिन सोडियम का ऊपर अब 3 शेल हो चुके हैं। 3 शेल होने का मतलब हुआ जैसे कि लिथियम है, राइट, इसमें सिर्फ 2 शेल थे। अब मैं सोडियम की बात करूंगा तो उसमें कितने हैं? 3 शेल है। क्योंकि 3 शेल है तो आउटरमोस्ट शेल के ऊपर जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है। वैसे जैसे नीचे नीचे जाऊंगा शेल बढ़ता जाएगा, इफेक्ट कम होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान हो जाएगा, इसलिए इसका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो तभी मैंने कहा ना कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो कि उसके बिहेवियर में भी चेंज आएगा, यूनिफॉर्म में चेंज आएगा जैसे जैसे डाउन द ग्रुप में जाऊंगा। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल्स की, जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक मैं एग्जाम्पल ऑलरेडी मेटालिक करैक्टर का दे चुका हूँ, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। बेटा मैं आपको एक बार बता दूं, कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितने आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स आपके जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है। जब जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, Na, सोडियम और क्लोरीन के एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, क्लोरीन है तो ये बन गया 2NaCl। ये ऐसे कर देता हूँ, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो मेरे पास सोडियम मेटल है, क्लोरीन है, दोनों को आपस में मिलाया, मेरे पास NaCl बन गया। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या, पहले ये समझो, फिर आपको ये बात समझ में आएगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में अगर देखा जाए तो एक एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा करने से जो सोडियम है वो बन गया पॉजिटिवली चार्ज और क्लोरीन बन गया नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में एक्ट हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है और NaCl आपका प्रॉपर कंपाउंड क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है बेटा कि जो मेटल आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। सोडियम के अलावा अगर मान लीजिए मैं पोटेशियम की बात करता तो पोटेशियम बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे देता टू द क्लोरीन एज कंपेयर टू सोडियम। तो रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करती है मेटल केस में कि कितने आसानी से, मेटल के केस में बड़े ध्यान से सुनना, मेटल के केस में कि कितने आसानी से वो इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक नॉन मेटल की, नॉन मेटल, देखो अब देखो समझने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये एक मेटल है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये एक नॉन मेटल है। क्या है? एक नॉन मेटल है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेटल का करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा किसी एलिमेंट के लिए जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। नॉन मेटल के केस में नॉन मेटेलिक करैक्टर का मतलब होता है कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो ना, आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। आप बोलेंगे सर अभी ये क्या बात बोल दी आपने? सही बोल रहा हूँ। जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर मालूम मैं इसकी बात करता हूँ बेटा, इसमें कितने हैं? 2 शेल है, इसमें 3 शेल हैं और इसमें 4 शेल है। अब इस बात को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगी, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बता दिया मैंने। ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आए। जैसे कि क्लोरीन की बात करूं तो 1, 2 और 3, और अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है,
अब देखिए बेटा, जैसे मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन जितना नजदीक होता है, मतलब शेल जितने कम होते हैं, न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटरमोस्ट शेल में उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो ये जो क्लोरीन है ना, इस न्यूक्लियस का अपने आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है। और यहाँ से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो चौथे नंबर वाला होगा, इसका जो इम्पैक्ट है ब्रोमीन के न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट में थोड़ा कम होगा। अच्छा, जब कोई इलेक्ट्रॉन पास आने वाला होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस शेल्स में होते हैं वो तो इनको रिपेल कर ही रहा होता है, जो न्यूक्लियस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। अगर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन से ज्यादा हो जाए, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से क्या हो जाए, ज्यादा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, उसको आने नहीं देता। बस यही बात यहाँ होती है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ब्रोमीन के नंबर ऑफ शेल ज्यादा है। अगर उसके नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आने वाला होगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन उस पर फोर्स और रिपल्शन मारते हैं। और ब्रोमीन के अंदर उतनी ताकत, मतलब ताकत की बात करें तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन उस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हैं, ये इतनी ज्यादा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ओवर पावर कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ब्रोमीन के शेल में आना उतना ही मुश्किल है। ये बातें डिटेल में आप 10th में समझेंगे। मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये ट्रेंड समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे नॉन मेटल की बात करते हो, तो जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको ये दिखाई देता है कि उसका नॉन मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम हो रही होती है। इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही कम होती है। तो मैं मोटी मोटी बात फिर से बताता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक मेटल की, तो मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो वो टेंडेंसी बढ़ती है। नॉन मेटल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो ताकत है उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। तो ये एक छोटा सा आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की अगर ट्रेंड की बात करें तो एटॉमिक का साइज है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो एक एक शेल बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एक शेल आपका बढ़ता है, ऑब्वियस है जो साइज है बेटा वो भी आपका बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज करता है। मेटेलिक करैक्टर, आपको मेटेलिक करैक्टर को बेटा मैं बहुत डिटेल में और अच्छी तरह आपको समझा चुका हूँ। मेटेलिक करैक्टर का बेसिकली मतलब होता है कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देना। ये बात ना अच्छे से देखी जा सकती है पहले 3 ग्रुप्स के अंदर। खासतौर पे पहले 2 के अंदर देखो तो और बेस्ट तरीके से दिखाई देता है। लेकिन जैसे आप ग्रुप नंबर 14 के बाद वाला, हाँ 14 के बाद वाला वो नॉन मेटल होते हैं ज्यादातर। 15 16 17 अगर आप इस वाले ग्रुप्स को देखेंगे, तो आपको ये नजर आएगा कि दे आर मोर नॉन मेटेलिक नेचर एज कम्पेयर टू मेटेलिक। तो इसी वजह से जैसे जैसे आप देखो, एक बात तो सच है कि जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे सभी का मेटालिक करैक्टर बढ़ता ही है। ये बात तो पक्का है। इसलिए ग्रुप नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूँ तो ऊपर वाले जितने भी हैं, जैसे यहाँ पे मैं बात करता ग्रुप नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ ये वाले, तो यहाँ तक आते आते हमें यही दिखाई दे रहा है कि यार दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, क्या है, नॉन मेटल्स है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया दे आर नॉन मेटल्स। जैसे ही आप आर्सेनिक या एंटीमनी के बारे में बात करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू, ये कौन सा, आर्सेनिक एंड एंटीमनी के बारे में बात करते हो, तो ये मेटलॉइड्स हो जाते हैं। ठीक है। और जैसे आप नीचे और आ जाओगे बिस्मथ, तो ये आपका मेटालिक करैक्टर हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप में ऊपर वाले बेटा क्या है, आपके नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड्स है, फिर वो आपका जाकर मेटालिक बन रहा है आपका। ठीक है। तो ये है ट्रेंड जो हमें दिखाई देता है। अगर मैं ऑक्साइड्स के टर्म में बात करता हूं तो आपको वो भी दिखाई दे रहा होगा बेटा कि एक बात आपको मैं और बता देता हूं कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है, वो ज्यादा बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है। व्हाट आई वांट टू से दैट कि नॉन मेटल जो है, अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाए तो वो जो हमें चीज मिलती है उसका एक एसिडिक करैक्टर होता है, उन ऑक्साइड्स का एसिडिक करैक्टर होता है। अगर एक ऐसा एलिमेंट है जो मेटालिक है नेचर के अंदर और उसका ऑक्साइड बनाया जाए तो वो बेसिक करैक्टर होता है आपका। तो वही चीज हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आता हूँ मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, इसलिए इनिशियली ये नॉन मेटल्स हैं तो ये आपके एसिडिक नेचर होगा। फिर अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो वो बेसिक नेचर शो कर रहा है। आर्सेनिक और एंटीमनी की अगर मैं बात करता हूं तो वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिडिक भी बिहेव करते हैं
वो आपके बेसिक भी बिहेव करते हैं। ठीक है जी, तो ये है हमारा मेटालिक करेक्टर आपका। सो इन सब में ना एक चीज अब आपके समझ में रह गई है, वो है हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में। देखिए, रखने को तो देखो हमने हाइड्रोजन को जो रखा है वो एल्कली के सबसे ऊपर पे रखा हुआ है, राइट, क्योंकि पहली बात तो इसका एक ही शेल है, ठीक है। लेकिन बेटा हाइड्रोजन का ना साइज बहुत ही छोटा होता है, और साइज छोटा होने की वजह से इसका जो कैरेक्टर है वो नीचे दिए गए जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए हमने चाहे रखा उसको यहाँ पर है, और वो इसलिए रखा है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम में था, लेकिन इसका जो बिहेवियर है बाकियों से अलग होता है। इसलिए जब भी हम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सबकी बात की जाती है। क्लियर हो गया? हाँ, एक बात और है, हाइड्रोजन का बिहेवियर ऐसा भी होता है कि वो एक मेटल की तरह बिहेव भी करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ शेल के आधार पर, या नंबर ऑफ शेल के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन के आधार पर उनको एल्कली के ऊपर रखा गया। अदरवाइज इसका बिहेवियर बाकी नीचे दिए गए सभी एलिमेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है, मतलब अलग होता है बहुत ज्यादा। चलिए, अब हमने ग्रुप के बारे में बात करी, अब थोड़ा पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। पीरियड का मतलब समझते हो ना, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो देखिए बेटा, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बात करें, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखो क्या होता है ना कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हैं ना, नंबर ऑफ शेल्स हमेशा सेम रहते हैं। मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, आप भी प्लीज अपने बुक में मार्क कर लेना कि ये जो नंबर ऑफ शेल्स है हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं राइट साइड जाता हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि सोडियम के आउटर मोशल में लेकिन जैसे कि सोडियम के आउटर मोशल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशल में देखो दो हो गया, इसके आउटर मोशल में तीन हो गया, इसके आउटर मोशल में चार हो गया, अगले में पांच हो गया, फिर सिक्स हो गया, फिर सेवन हो गया, फिर हमारा लास्ट वाला तो एट होता ही होता है। और इसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। पहले ये समझो कि जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, बट इन द आउटर मोस्ट शेल जैसे जैसे राइट साइड जाता हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होना शुरू हो जाता है। एंड प्लीज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात नहीं करें क्योंकि उसके दो इनकम्प्लीट शेल्स होते हैं, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, इसलिए हम पहला और पहले दो और आखिरी के जो हमारे हैं 15 से लेके 17 तक या 18 तक के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। दूसरा आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बेटा वैलेंसी। वैलेंसी के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया था बेटा कि इट एक्चुअली डिपेंड्स कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। ठीक है, बाकी बाय रिएक्टिंग इट विद अनदर नॉन मेटल, तो उससे भी उनकी वैलेंसी के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने हाइड्राइड, अगर ये जो है ना हमारे पास मान लो सेकंड पीरियड के ये जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं इनके मैंने हाइड्राइड्स ले लिए, लिथियम हाइड्राइड हो गया, बेरिलियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है ना। तो अगर मैं जानता हूं कि जो हाइड्राइड होता है ना उसमें जो H होता है उसका -1 होती है वैलेंसी, तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि इसके पैरों में जो भी नंबर आएगा वही वैलेंसी होगी इन मेटल्स की। तो अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ तो इसकी यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 नहीं होता, तो उसमें लिथियम की वैलेंसी 1 होगी। बेरिलियम की बात कर रहा हूँ तो उसका हाइड्राइड H2 बनता है, तो इसके वैलेंसी बेटा यहाँ पे 2 मानी जाएगी। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ बोरोन की, अगर मैं कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, लेकिन एक खतरनाक बात देखने को ये मिलती है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिथियम से कार्बन की तरफ आता हूँ तब तब तो इसकी वैलेंसी 1 से 4 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1 से 4। लेकिन उसके बाद फिर से आपका बैक टू 1 आ जाता है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की 3, हाइड्रोजन, फिर जब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ देख रहा हूँ तो उसका बिहेवियर देखो डिफरेंट होना शुरू हो गया आपका। सो अगर आप ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इन सब के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए या तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं या तो आपको मतलब डोनेट कर रहे हैं या तो रिसीव कर रहे हैं। उस दौरान जितने इलेक्ट्रॉन रिसीव या डोनेट कर रहे हैं वही उनकी वैलेंसी कही जाती है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फिर आता है बेटा साइज ऑफ एटम्स। तो जैसे मैंने आपको कहा था जैसे जैसे बेटा आप राइट साइड पे जाते हो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं इसी वजह से न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है,
तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। अब जैसे इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 5 आपको मिलेंगे, मतलब टोटल आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है उतना ही ज्यादा उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितना ज्यादा वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना स्मॉलर साइज का होता जाएगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑफ द एटम हमेशा डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है वो समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जितना ज्यादा उसको अट्रैक्ट करेगा उसका साइज उतना छोटा होता जाएगा, और यही इसकी वजह होती है। नेक्स्ट है बेटा द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। देखिए आपको अच्छी तरह मैंने बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक बात आपको मैंने ये भी बताई कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो वैसे वैसे, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे वैसे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाता है। पढ़ा? तो अब समझने वाली बात ये है कि जब हम देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, आई होप उससे आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर, अगर मेरे पास इनको देखो, मेरे पास है यार एक सोडियम, मैं इसको थोड़ा इससे करता हूँ, मान लो मेरे पास एक सोडियम है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे सल्फर और क्लोरीन ले लेता हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए फोस्फोरस भी चलो ले लेता हूँ, अगर आप इतना बोलते हो फोस्फोरस भी कर लेते हैं। देखिए अब सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सिलिकॉन के 4 होते हैं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है। अब बात सिर्फ इतनी है कि इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि अब ये 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो मतलब थोड़ा मुश्किल है। उससे मुश्किल है एल्यूमिनियम में से तीनों इलेक्ट्रॉन को निकालना, मतलब ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, कहने का मतलब ये है। मतलब इसको अपने आप को स्टेबिलिटी बनाने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकालना और ये स्टेबल हो गया, इसको निकालने के लिए 2 निकालने पड़ेंगे, इसको अपने 3 निकालने पड़ेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लग जाती है। 4 वाला तो बेचारा ना इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ले सकता, इसलिए ये आपस में क्या करता है, शेयर ही करता है। शेयरिंग करने से हमारा वो क्या कहते थे हम ना, कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है, उसके बारे में डिटेल आप बाद में समझ लेना, अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसी तरह अगर आप यहाँ पे 5वें नंबर पे आए तो फोस्फोरस की बात करो, तो अब इसको अपने आप को स्टेबिलिटी मिलाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, इसको अपने आप को स्टेबिलिटी मिलाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपने आप को स्टेबिलिटी मिलाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, तो इसकी रिएक्टिविटी 2 से ज्यादा है और 2 की रिएक्टिविटी 3 से ज्यादा है, तो मुझे क्या दिख रहा है कि रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। देखो जितनी आसानी से आप अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ला सकते हो उतनी रिएक्टिविटी आपकी ज्यादा होती है। और उसी तरह 5 वाले को 3 गेन करना मतलब मुश्किल है एज कम्पेयर टू 6 वाले के, एज कम्पेयर टू 7 वाले के। क्यों? क्योंकि फोस्फोरस को अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्लोरीन कहता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इससे हमें यह दिखता है कि इसकी रिएक्टिविटी फिर से इंक्रीज हो रही है जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, मतलब यहाँ पे रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है, मतलब उतने आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 8 बन जाता है। और यहां से यहां तक जाते ट्रेंड में मुझे नजर आ रहा है कि अपने आप को 8 लाने के लिए थोड़ी मशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही है, मुश्किलें ज्यादा आ रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि लेफ्ट से राइट जाते जाते इसकी जो रिएक्टिविटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यार सिंपल सी बात है, उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है जो आसानी से अपने आप को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ला पाए। तो सोडियम ज्यादा आसानी से ला सकता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं सल्फर और क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन अपने आप को ज्यादा जल्दी और आसानी से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में ला सकता है, इसलिए क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सल्फर। सारी कहानी यार इसी बात पे रुक जाती है कि उनको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, सारी कहानी उसी पे टिकी हुई है। अगर आप इन बातों को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लो तो आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, पीरियोडिक टेबल तो इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इसके पीछे की कहानी है, इसके पीछे के रीजंस हैं। जो बुक में आपको दिया था, मेरे को था मैं एज इट इज ना बताऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी। और उसके बाद आखिरी जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है बेटा हमारे पास, दैट इज मेटालिक करैक्टर। आई होप अब आप समझे मेटालिक करैक्टर का क्या मतलब था। मेटालिक करैक्टर का मतलब था कितने आसानी से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है।
दैट इज नोन एज मेटालिक करेक्टर, राइट। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं, अब हम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। सो देखिए बेटा, ये वो बात है, अगर मान लीजिए, अगर आप बड़े ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उसका मेटालिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, राइट। और जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसका नॉन मेटालिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। सो लिथियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, चलो अब इसी के बाद सोडियम मैग्नीशियम वाली की बात कर लेते हैं। तो सोडियम क्या था, सोडियम आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता था ना अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए। मैग्नीशियम वाले को थोड़ा मुश्किल होगी क्योंकि उसको दो इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब जाके वो अपने आप को स्टेबिलिटी में लेके आएगा। तो मतलब सोडियम की मेटालिक करेक्टर ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। सिमिलरली मैग्नीशियम की ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। लेकिन जैसे आप 4 के बाद देखोगे तो फोस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तब जाके वो स्टेबल होगा। और जहां पे सल्फर की बात उसको 2 ही चाहिए, क्लोरीन कहता है मुझे एक ही चाहिए, मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि फोस्फोरस का, अगर आप मुझे बोलोगे नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इन तीनों के। तो फोस्फोरस का सबसे कम है, फिर नॉन मेटालिक करेक्टर ज्यादा हो जाता है सल्फर का, और क्लोरीन का उससे भी ज्यादा हो जाता है। तो मतलब मुझे क्या दिख रहा है, मतलब मुझे ये दिख रहा है कि इनिशियली यहाँ मेटल से मैं स्टार्ट करता हूँ, मेटल धीरे धीरे आपका मेटलॉइड बनता है, ठीक है, मेटलॉइड बनता है, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, नॉन मेटल बन जाता है। मतलब ये कि सेंटर पे आते आते मेटलॉइड है, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मेटालिक करेक्टर कम हो रहा है, फिर नॉन मेटालिक करेक्टर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है आपका। तो यही ट्रेंड बेटा यहाँ पे दिखता है हमें, कि लिथियम और बेरिलियम की बात करूं तो मेटल है, बीच में आपका ये दिख रहा है, ये मेटलॉइड आ जाता है। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जितने भी हैं ये आपके नॉन मेटल है। लास्ट वाला तो आपका नोबल गैस ही है। अगर इनके ऑक्साइड्स के बारे में बात करूं तो मैंने क्या बोला था बेटा आपको, अगर आपको याद हो अच्छे से, कि अगर आप ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हो तो जो अगर मेटल से ऑक्साइड बनाओगे आप तो वो आपका क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। अगर नॉन मेटल से ऑक्साइड बना रहे हो तो उसका एसिडिक नेचर होगा। तो आप जान ही गए हो, लेफ्ट से राइट जाते जाते मेटालिक करेक्टर कम ही हो रहा है, इसलिए बेटा इसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हो। ठीक है, आई होप ये वाला करेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पार्ट बी के जो बाकी के टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेंड कैसा है। और बेसिक बात यह है कि आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।